नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के मद्देनजर ऐसी खबरों का संकलन लेकर आते हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम वही चीज़ें आपको बताएं जो आपको आपके एग्जाम्स में नज़र आ जाए प्रश्नों के रूप में, और उसके बाद आपका उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास करना, क्वालिफाई करना और आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको आज ये बताते हैं कि आपके लिए आखिर हम लेकर क्या आए हैं। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र की खास बातें। क्या है बायोफ्यूल अलायंस? दुनिया के व्यापार का अब बदलेगा भूगोल। चंद्रबाबू नायडू क्यों भेजे गए जेल? आदित्य एल1 ने फिर बदली अपनी कक्षा। मोरक्को में मृतकों का आंकड़ा 2100 के पार हुआ। कोको गॉफ और नोवाक जोकोविच बने यूएस ओपन के नए चैंपियंस। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं G20 के बारे में। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर एक नया इतिहास रच दिया है। पहले ही दिन G20 के पहले ही दिन नई दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट हो जाना इस बात का सबूत है कि भारत कामयाब रहा सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों और उनके अधिकारियों को अपनी बात समझाने में। होता ही कुछ यूं है कि जब भी इस तरह के सम्मेलन होते हैं तो वहां का जो डिक्लेरेशन जब अपनाया जाता है तो उसमें हर वर्ड, हर लाइन यानी कि एक एक शब्द पर बहुत ही खींचतान होती है, और हर कूटनीति वाली जो शब्द होती है उसके कई मायने निकलते हैं। और कभी कभी तो यह भी हो जाता है कि शिखर सम्मेलन खत्म होने के कगार पे आता है और तब वहां पर साझा जो घोषणा पत्र होता है वो अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि देशों के बीच में सहमति बन पाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। भारत ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, क्योंकि पहली ही बार में तुरंत ही जैसे ही शिखर सम्मेलन शुरू होता है भारत के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी कि हमने यानी कि सदस्य देशों ने आम सहमति दे दी है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को वो अपना रहे हैं और अब उसे जारी किया जा सकता है। आइए कुछ पॉइंट्स आपको और बता देते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के मूल मंत्र के साथ 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली G20 साझा घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदस्य देशों के बीच सहमति के साथ G20 ने नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को अपना लिया है। अब बात यह है कि आखिर इसमें क्या खास बात है, ये जो घोषणा पत्र है वो है क्या। नई दिल्ली घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि हमारे पास बेहतर भविष्य बनाने का अवसर है। ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए कि किसी भी देश को गरीबी से लड़ने और पृथ्वी के साथ लड़ने के बीच का चयन करना पड़े। हम लैंगिक अंतर को कम करने, निर्णय लेने वालों के रूप में अर्थव्यवस्था में महिलाओं को पूर्ण, समान, प्रभावी भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी कि जो देश है वो आधी आबादी यानी कि महिलाओं को एक बराबर का दर्जा देना चाहते हैं, उन्हें समानांतर अधिकार देना चाहते हैं और देश की प्रगति में इन महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए वो संकल्पबद्ध हैं। G20 ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और लागत को कम करने, निजी क्षेत्र के साथ काम करने का संकल्प भी लिया। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन का भी जिक्र हुआ। यूक्रेन जंग पर यह कहा गया है कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप काम करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या इसका धमकी देना अस्वीकार्य होगा। G20 घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि यूक्रेन संघर्ष ने देशों, विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए नीतियों पर जटिलता उत्पन्न कर रहा है। सभी देशों को किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ उसके भूभाग पर कब्जे के लिए बल के इस्तेमाल या धमकी देने से बचना चाहिए।
आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इसी का मद्देनजर घोषणा पत्र में सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया गया। ये मानते हुए कि G20 भू राजनीतिक मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है, घोषणा पत्र में ये स्वीकार किया गया है कि इन मुद्दों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। बात कुछ ऐसी है कि G20 एक ऐसा फोरम है जहां पर सदस्य देश वहां अपने आर्थिक मामलों पर बातचीत करते हैं, उस पर चर्चा होती है और इसीलिए इस बार यूक्रेन और रूस के संघर्ष का जिक्र हो जाना एक अलग महत्व रखता है। और जो यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष हो रहा है वो पूरी दुनिया के अर्थतंत्र पर भी प्रभाव डाल रहा है। घोषणा पत्र में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बात हुई, उसका भी जिक्र है। इसमें कहा गया है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए प्रो इनोवेशन रेगुलेशन शासन नजरिए को अपनाएंगे जिससे उसका अधिकतम लाभ हासिल किया जाए। यानी कि जो AI है उससे जो फायदे हैं हम उनकी ओर ध्यान देंगे, हम उन्हें अडॉप्ट करेंगे और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव सभ्यता को खतरा पैदा हो सकता है हम उसके लिए अलर्ट रहेंगे। हम संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले इस्तांबुल समझौते और तुर्की के प्रयासों की सराहना करते हैं। इसमें रूसी संघ और यूक्रेन से अनाज, खाद्य पदार्थों, उर्वरकों की तत्काल और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया। इसमें कहा गया है कि विकासशील और अल्प विकसित देशों विशेषकर अफ्रीका में मांग को पूरा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया G20 ने और उसके नेताओं ने प्रासंगिक बुनियादी ढांचे पर सैन्य कार्रवाई और अन्य हमले को रोकने का आह्वान किया। यानी कि अगर आप कोई वॉर में है, यूक्रेन और रूस में जंग हो रहा है या किसी अन्य दो देशों के बीच में अगर इस तरह का जंग है तो आपको इन ठिकानों पर बमबारी नहीं करनी चाहिए। संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान और संकटों से निपटने के प्रयासों के साथ साथ कूटनीति और संवाद महत्वपूर्ण है और हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे। यूक्रेन में व्यापक न्याय संगत और शांति का स्थायी माहौल बनाने संबंधी सभी प्रासंगिक और रचनात्मक कदमों का स्वागत करते हैं। ऐसे उपायों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सभी उद्देश्य और सिद्धांत कायम रहेंगे तथा एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य की भावना के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और बेहतर संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। G20 ने घोषणा पत्र में चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए भारत को बधाई भी दी है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बायोफ्यूल अलायंस की। G20 शिखर सम्मेलन में बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा की गई है और इससे आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थों पर पूरी पृथ्वी यानी सभी देशों की निर्भरता कम होगी, महंगाई कम होगी और मानव सभ्यता और हर नागरिक जिंदगी आसानी से जी पाएगा। क्या है बायोफ्यूल अलायंस? दिल्ली में आयोजित G20 बैठक के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का ऐलान किया और इसमें कुल 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य बन चुके हैं। भारत, ब्राजील और अमेरिका इस संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। यानी कि भारत, ब्राजील और अमेरिका ने इसे बनाने की घोषणा की, उनकी पहल पर यह अलायंस बनाया गया है और उसके बाद एक एक करके बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे संगठन इसमें शामिल होने लगे हैं। वहीं अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, UAE, कनाडा, सिंगापुर भी इस अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं। चीन और तेल उत्पादक सऊदी अरब और रूस ने संगठन का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है। अब यह है सवाल कि बायोफ्यूल है क्या? आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि बायोफ्यूल बनता कैसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि फ्यूल ब्लेंडिंग के मामले में सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। मतलब यह हुआ
कि अगर आपको पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सामना करना है, अगर आपको उस पर कंट्रोल लगाना है, या फिर वैसे कंट्रीज के ब्लैकमेल से आपको बचना है जो इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर करते हैं, तो आपको ब्लेंडिंग फ्यूल की तरफ जाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने उस बैठक में यही कहा कि अब जरूरत आ पड़ी है कि हमें अब फ्यूल ब्लेंडिंग के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से वहां पर एक प्रस्ताव रखा और यह बताया गया, ये कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दिया जाए और ये वैश्विक स्तर पर हो, मतलब पूरी दुनिया के जो देश हैं वो अपने यहां पेट्रोल में 20% का एथेनॉल मिलाना शुरू कर दें। बायोफ्यूल पेड़ पौधे, अनाज, फूड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनने वाला वो ईंधन होता है जिसका इस्तेमाल अगर बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन यानी पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण भी बचेगा। पहली बार बायोफ्यूल का इस्तेमाल 1890 में रुडोल्फ डीजल ने खेती के लिए कंबशन इंजन को चलाने के लिए वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर बनाया था। अमेरिका सबसे अधिक एथेनॉल बनाता है। अमेरिका 57 अरब लीटर एथेनॉल का उत्पादन करता है, वहीं ब्राजील 35 अरब लीटर एथेनॉल का उत्पादन करता है। अलायंस के तीनों संस्थापक सदस्य यानी अमेरिका, भारत और ब्राजील वैश्विक उत्पादन का लगभग 85% एथेनॉल का उत्पादन करते हैं और 81% यानी 81% खपत खुद ही कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी हमने G20 से ही लिया है। हुआ कुछ ऐसा है कि आने वाले वक्त में विश्व में व्यापार का पूरा भूगोल ही बदलने वाला है। तो आइए आपको यह समझाता हूं कि आखिर व्यापार का इस भूगोल से क्या मतलब है। दुनिया के व्यापार का अब बदलेगा भूगोल। G20 सम्मेलन में 9 सितंबर 2023 को भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन ने भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारा यानी एक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस कॉरिडोर की अगुवाई भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर करेंगे और इस गलियारे की स्थापना के बाद दुनिया में व्यापार का तरीका, पूरा भूगोल ही बदलने वाला है। इस प्रोजेक्ट में आखिर होगा क्या, आइए अब ये समझाते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इस प्रोजेक्ट में दो अलग अलग कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। पहला है पूर्वी कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी के क्षेत्र से जोड़ने में मदद करेगा, वहीं दूसरा कॉरिडोर खाड़ी के क्षेत्रों को यूरोप से जोड़ेगा। यानी पहले ये कॉरिडोर इंडिया को गल्फ कंट्री से जोड़ेगा और दूसरा जो कॉरिडोर होगा वो गल्फ कंट्रीज को यूरोप से जोड़ेगा। इसका मतलब यह निकलता है कि अब जो व्यापार होगा वो भारत से शुरू होकर गल्फ के रास्ते आप उसको यूरोप तक ले जा सकते हैं। यानी अगर आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपका बिजनेस है, आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो अब आपका माल गल्फ में भी जाएगा और गल्फ से आगे बढ़कर यूरोप के अलग अलग देशों में जाएगा। इस सौदे के बाद भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय संघ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलना में काफी मदद मिलेगा। सब अपने सामान को, सब अपने प्रोडक्ट्स को दूर दूर देशों तक भेज पाएंगे, जिससे उनकी जीडीपी बढ़ेगी, उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और उनका हर नागरिक पहले से ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इस समझौते के तहत इस कॉरिडोर में एक रेल और बंदरगाहों से जुड़ा एक नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सातों देश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट करेंगे। चीन के BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तर्ज पर ही इसे एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में माना जा रहा है और यह प्रोजेक्ट महाद्वीपों और सिविलाइजेशन के बीच एक ग्रीन और डिजिटल पुल माना जा रहा है। यानी कि जिस तरह से चाइना ने अपने वन रोड वन बेल्ट के माध्यम से अलग अलग हिस्सों में जाकर दुनिया के अन्य देशों से व्यापारिक साझेदारी करने की कोशिश की है, वैसे ही अब भारत गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर सीधा यूरोप तक जाएगा और चाइना की इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बदले में एक पैरेलल अलग से एक कॉरिडोर खड़ा करने की कोशिश करेगा।
अब सवाल यह उठता है कि इस कॉरिडोर से भारत को क्या मिलेगा। यह गलियारा पश्चिमी भारत की जमीनी कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा, यानी कि ट्रकों से जो माल जाता है वो अब आसानी से इन कंट्रीज तक जा सकेगा और पाकिस्तान की रोक को बेअसर करेगा। साल 1990 में पाकिस्तान ने ऐसे ही भारत की जमीनी कनेक्टिविटी यानी रोड कनेक्टिविटी, जो ट्रक्स के माध्यम से हमारी जो सप्लाई जाती थी, उससे एक बार अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने से मना कर दिया था और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी प्रॉब्लम का सलूशन बनने वाला है। अब आपको पाकिस्तान और चीन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस कॉरिडोर के थ्रू अलग अलग कंट्रीज के साथ आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और उनकी भी मदद कर सकते हैं उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने में। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां तेलुगु देशम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जेल भेज दिया गया है। तो आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। चंद्रबाबू नायडू क्यों भेजे गए जेल? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जेल भेज दिया गया है। उन्हें सीआईडी ने 9 सितंबर 2023 को 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार किया। 10 सितंबर को चंद्रबाबू को विजयवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नायडू को विजयवाड़ा से 200 किलोमीटर दूर राज्य महेंद्रवरम में राजा मुंद्री सेंट्रल जेल ले जाया गया और वहां वो 23 सितंबर तक रहेंगे। सीबीआई ने 9 सितंबर 2021 को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी और इसमें 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि इस एफआईआर में नायडू का नाम नहीं था, यानी जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसमें चंद्रबाबू नायडू का नाम नहीं था। लेकिन इस साल मार्च में यानी मार्च 2023 में सीआईडी ने स्किल डेवलपमेंट घोटाले की जब जांच शुरू की तो सीआईडी का दावा है कि इस जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आई है कि उनके पास इस तरह के सबूत मिल रहे हैं कि वो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जाते हैं और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह पूरा घोटाला आखिर है क्या, ये कैसे हुआ? साल 2016 में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने बेरोजगार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। मतलब उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, एक कॉरपोरेशन बनाया था जिसमें आंध्र प्रदेश के युवाओं को स्किल्स की ट्रेनिंग देनी थी। एपीएसएसडीसी की 3,300 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए टीडीपी सरकार ने यानी चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड और डिजाइन टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की ग्रुप कंपनियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। इस करार के तहत सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया को स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,300 करोड़ रुपए की लागत से 6 एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना करनी थी। यानी कि इस कंपनी को यह कहा गया था कि आप 6 स्किल्स सेंटर बनाएंगे जहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य सरकार को प्रोजेक्ट के तहत कुल लागत का 10% का भुगतान करना था, यानी कि 10% जो पूरा का खर्चा आना था वो राज्य सरकार को करना था, जबकि मदद के रूप में बाकी राशि सीमेंस और डिजाइन टेक को देना था। लेकिन सीआईडी ने अपनी जांच में यह पाया है कि राज्य कैबिनेट से इस परियोजना को मंजूरी नहीं थी और इसके बावजूद बिना टेंडर के टेंडर नहीं निकाला गया था और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई थी। एमओयू के तहत सीमेंस कंपनी को अपनी तरफ से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना था। हालांकि कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ भी निवेश नहीं किया, यानी इस कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। इसके उलट राज्य सरकार की तरफ से आवंटित 371 करोड़ रुपए विभिन्न शेल कंपनियां अलग अलग शेल कंपनियों के माध्यम से जैसे अलाइड कंप्यूटर्स, स्किलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नॉलेज पोडियम, कैंडस पार्टनर्स और ईटीए ग्रीन्स में बांट दी गई और इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। और अब बात करते हैं अंतरिक्ष की, बात करते हैं आदित्य L1 की और भारत की उस कामयाबी की
जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में रोज नए नए किस्से गढ़ रहा है। आदित्य L1 ने तीसरी बार अपनी कक्षा बदल दी है। भारत के सोलर मिशन आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक तीसरी बार भी अपनी कक्षा को बदल दिया। इसरो के अनुसार आदित्य L1 की कक्षा बदलने की जो प्रक्रिया है उसे बेंगलुरु में इसरो की टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ने निर्देशित किया था और इस मिशन की प्रक्रिया को मॉरिशस, बेंगलुरु, पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से ट्रैक किया जा रहा था। आदित्य L1 ने पृथ्वी की 2 कक्षाएं पहले ही बदली थी, जिसमें पहली कक्षा 3 सितंबर को और दूसरी कक्षा 5 सितंबर को बदली, जबकि तीसरी कक्षा 10 सितंबर को बदली है। हो यूं रहा है कि आदित्य L1 सूर्य के मिशन पे जा रहा है और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो अपनी कक्षा में धीरे धीरे उसके डायमीटर को बढ़ाता जा रहा है, यानी कि वलयाकार है उसे बढ़ाता जा रहा है ताकि वो धीरे धीरे सूर्य की तरफ पहुंचता जाए। और ऐसे ही वो अपनी 3 कक्षाओं को बदल चुका है, यानी कि सूर्य के करीब जाता जा रहा है। आदित्य L1 की जो नई कक्षा है वो 296 किलोमीटर गुणा 71,767 किलोमीटर है। और अब अगली जो प्रक्रिया है, यानी जो अगली बार जो कक्षा में बदलाव होगा वो एक बार और कक्षा में परिवर्तन करेगा, वो अब 15 सितंबर को 2 बजे के आसपास होगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पॉइंट से सूर्य का अवलोकन करेगा, यानी कि आदित्य L1 पॉइंट पर जब पहुंच जाएगा तो वहीं पर वो चक्कर लगाता रहेगा और वहीं से वो सूर्य को दूर से ऑब्जर्व करेगा, उसके डेटा को कलेक्ट करेगा और यहाँ धरती पर इसरो के सेंटर को भेजेगा ताकि हमें सूरज के बारे में और अधिक जानकारी मिलती रहे। और अगली खबर हम लेंगे मोरक्को से, जहां पर एक भीषण जलजला आया और हजारों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। हजारों लोग वहां पर अस्पताल में भर्ती हैं और घरों की तो संख्या ही मत पूछिए, हजारों घर गिर चुके हैं, लोग सड़कों पर आ चुके हैं। पूरा का पूरा देश है वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आइए कुछ डिटेल्स में दिखाता हूं। मोरक्को में 6 दशक के सबसे भीषण भूकंप में मरने वालों की जो संख्या है वो 2122 तक पहुंच गई है और सबसे ज्यादा 1293 मौतें अल हाउस प्रांत में हुई है। भूकंप में 2059 लोग घायल हैं और इनमें से 1404 ऐसे लोग हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, यानी कि वो गंभीर रूप से घायल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और जिसकी वजह से मलबा जो है वो सड़कों पर आ गया है और जो संकरे रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं और जिसकी वजह से वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहा है उसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार की देर रात इस उत्तरी अफ्रीकी देश में रिक्टर पैमाने पर 6.8 का जलजलाया यानी कि भूकंप आया। वहां की पूरी दुनिया बदल गई। 2100 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों अस्पताल में पड़े हैं। मोरक्को में स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार किसी भारतीय को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं है, यानी वहां पर जितने भी भारतीय हैं सभी सुरक्षित हैं और सभी भारतीयों को घरों और सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। यानी दूतावास के अधिकारियों ने जितने भी भारतीय वहां रहते हैं उन लोगों से ये कहा है कि आप अपने घरों में रहिए, वहीं सुरक्षित रहिए, या अगर आपका घर अभी सुरक्षित नहीं लग रहा हो तो किसी ऐसे स्थान पर आप चले जाइए जहां पे आपकी सुरक्षा हो सके, यानी वो स्थान सुरक्षित रहे और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो गाइडलाइंस है उनका आप पालन जरूर करें। 3 करोड़ 71 लाख की आबादी वाले मोरक्को में 1500 भारतीय रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं खेल के मैदान में। वहां से बात करेंगे टेनिस के बारे में। नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ ने 2023 का यूएस ओपन जीत लिया है। सर्बिया के स्टार खिलाड़ी
नोवाक जोकोविच ने अमेरिकी ओपन 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया। न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को सीधे सेटों में 6-3, 7-6, 6-3 से मात दे दी। नोवाक जोकोविच का यह 24वां ग्रैंड स्लैम है और अब जोकोविच ओपन एरा में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम एकल जीतने वाले खिलाड़ी हो गए हैं। वहीं अमेरिका की कोको गॉफ ने यूएस ओपन 2023 की महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। गॉफ ने बेलारूस की आर्याना संबालेका को 2-6, 6-3 और 6-2 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। वहीं वह 2017 के बाद पहली अमेरिकन खिलाड़ी बन गई है जिसने यह टूर्नामेंट जीता है। 2017 में आखिरी बार यह कारनामा सोलन स्टीफन ने किया था। अब सवाल उठता यह है कि आखिर यूएस ओपन जीतने वाले इन खिलाड़ियों को पैसे कितने मिलते हैं, प्राइज मनी है क्या? इस ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले पुरुष और महिला चैंपियंस खिलाड़ियों को बराबर धनराशि मिलती है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ियों को बराबर की धनराशि पैसे मिलते हैं। महिला और पुरुष सिंगल्स जीतने वाले खिलाड़ियों को 24,93,75,000 रुपए यानी 25 करोड़ रुपए के आसपास मिलते हैं। वहीं उपविजेता को विजेता से आधी यानी 12 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी जो जीतता है, जो चैंपियन बनता है, उसे 25 करोड़ के आसपास पैसे मिलते हैं और जो सेकंड आता है, रनर अप होता है, उसे आधे यानी कि 12 करोड़ की राशि मिलती है। वहीं पुरुष और महिला डबल्स प्लेयर को 7 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, ऐसे ही खबरें लेकर आएंगे और आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी में मदद करते रहेंगे। आप लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।